आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लेथल जीन्स। क्या होते हैं लेथल जीन्स? नॉर्मल जीन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेथल जीन ऐसे जीन हैं कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लेथल जीन्स कोई जीन का ग्रुप जो है या कोई जीन का पेयर जो है, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है तो ये ऑर्गेनिज्म इन जीन के इफेक्ट के कारण नेचुरली सरवाइव नहीं कर पाएगा और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये डेड हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं लेथेलिटी, और ये जो जीन्स हैं इन जीन्स को बोला जाता है लेथल जीन। जिन जीन के कारण ये इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उस इफेक्ट को बोला जाएगा लेथेलिटी। एंड ये जो जीन जिस इफेक्ट को दिखाएंगे इन जीन्स को कहा जाएगा लेथल जीन्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्यूनोट। क्यूनोट ने इसको माउस पर एक्सपेरिमेंट करके शो करा था। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्यूनोट। क्यूनोट ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके इसे बताया था। नेचुरली हमें जो चूहे हैं वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के चूहे दिखाई देते हैं, लेकिन नेचर के अंदर येलो कलर के जो माउसेस हैं उनका भी एग्जिस्टेंस पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि येलो जो कलर है इस कलर के लिए वाई जीन जो है वो एप्लीकेबल है। वाई जीन के कारण जो है माउसेस के अंदर, चूहों के अंदर येलो कलर शो हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, हेटेरोजाइगस येलो कलर के जो चूहे थे उनका क्रॉस करवाया हेटेरोजाइगस येलो कलर के माउसेस के साथ। इनकी कई कंडीशंस बन सकते हैं, आपको वन बाय वन मैं बताऊंगा इनके बारे में। ये येलो कलर के चूहे हैं और ये भी येलो कलर के चूहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर हैं। इनसे बनने वाले जो गैमेट्स होंगे, यहां कैपिटल वाई, यहां स्मॉल वाई, ये मेल एंड यहां फीमेल, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। आपस में जब इनको मैच करेंगे, ये गैमेट जब इन दोनों गैमेट्स के साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो यहाँ ये जो है ये येलो, येलो, ये भी येलो, और ये जो है ये होंगे ब्राउन। तो टॉपिक के स्टार्ट के अंदर हमने जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि येलो कलर जो है वो वाई जीन के कारण आता है, और उससे पहले जब हमने डेफिनेशन डिस्क्राइब करी थी तब मैंने आपको ये बताया था कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ये वाले माउसेस जो हैं, ये वाले माइसेस जो हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही होमोजाइगस कंडीशन आएगी, एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर ही ये जो चूहे हैं ये डेड हो जाएंगे। तो हमें जो फिनोटाइप मिलेगा इसका, हमें जो इसका फिनोटाइप मिलेगा वो 3:1 ना मिल करके 2:1 मिलेगा, क्योंकि ये वाला माउस जो है जिसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन हमें मिल रही थी, ये एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर ही डेड हो जाता है और सिर्फ ये वाले जो है ये सर्वाइव कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि होमोजाइगस कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उन जीन के कारण उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम लेथेलिटी बोलते हैं, और जिन जीन्स के कारण ये इफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम लेथल जीन बोलते हैं। तो चूहों के अंदर क्यूनोट ने एक्सपेरिमेंट करके इसको
शो किया, इन्होंने बताया कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर कोई, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर तो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे, और हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जो चूहे मिल रहे थे उन चूहों के बीच में जब क्यूनोट ने क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद में जो इसे जनरेशन मिला, इस जनरेशन के अंदर इसे ये देखने को मिला कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जो चूहे मिल रहे हैं, ये कंडीशन आप देखिए, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये वाले चूहे जो है ये तो सरवाइव कर जाएंगे, ये वाला डेड हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन मिल रही है, और ये ब्राउन कलर का चूहा जो नेचुरली हम देखते हैं ये तो सरवाइव करते ही करते हैं। तो इस टाइप के इफेक्ट को यहाँ लेथेलिटी बोला गया कि जो जीन अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं तो वो जीन नेचुरली उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव नहीं करने देंगे, उस ऑर्गेनिज्म की वहां डेथ हो जाएगी। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ये जीव जो है ये इजीली अपने इनहेरिटेंस को बना करके रखेंगे। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्लियोट्रोपी। अगर बात करें हम प्लियोट्रोपी की, तो प्लियोट्रोपी क्या होता है? नेचुरली हम देखते हैं वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, यानी कि एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन प्लियोट्रोपी के अंदर क्या होता है, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, यानी कि एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। यह एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि सिकल सेल एनीमिया है क्या। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का एक टाइप है। अगले चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे हम, पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन के रिजल्टेंट जो है सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया ब्लड रिलेटेड डिजीज है, और आपको पता है कि ब्लड के अंदर 3 टाइप के कार्पस्कल्स मिलते हैं, जिनमें से एक है आरबीसी। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी के अंदर हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, और हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स मिलेंगी देखने को आपको, और इन 4 चेन्स के अंदर 2 चेन होंगी अल्फा चेन और 2 होंगी बीटा चेन, अल्फा एंड बीटा चेन। और ये जो म्यूटेशन होता है, ये म्यूटेशन जो होता है ये बीटा चेन के अंदर होगा। अगर हम बात करें बीटा चेन की, तो बीटा चेन क्या है? नॉर्मली हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन अमीनो अम्लों के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो अगर हम बात करें बीटा चेन की, तो मान लीजिए ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। इस तरह से मैं अमीनो एसिड्स बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 अमीनो एसिड्स हैं। टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 11th क्लास के अंदर आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। मान लीजिए यहाँ वेलिन अमीनो एसिड है, मान लीजिए यहाँ ल्यूसीन अमीनो एसिड है। इस तरह से करते करते 6th पोजीशन जो है हमें इसको ध्यान में रखना है। 6th नंबर पोजीशन पे एक अमीनो एसिड मिलता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ये जो ग्लूटामिक एसिड है किसी वजह से इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, और ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट हो जाएगा वेलिन से। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है जिसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा वेलिन से। तो रिप्लेसमेंट होने के बाद में, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, रिप्लेसमेंट होने के बाद में जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा?
एक बार फिर से इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मान लीजिए 7 अमीनो एसिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया ये एक। और इसके 6th नंबर पर यहां हमें मिल रहा है ग्लूटामिक एसिड। तो म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन किसी भी रीजन से हो सकता है, म्यूटेशन केमिकल से हो सकता है, म्यूटेशन टेम्परेचर से हो सकता है। तो किसी भी वजह से म्यूटेशन हुआ और इस ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट जो है वो वेलिन से हो गया। तो नया जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 6th नंबर पे ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पर यहां हमें देखने को मिलेगा वेलिन। तो एक पॉइंट पर यहाँ चेंजिंग हो रही है, पूरी की पूरी चेन के अंदर चेंजिंग नहीं हो रही, एक पॉइंट के अंदर यहाँ चेंजिंग हो रही है। इसीलिए इस टाइप के म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, इस चेंजिंग की वजह से होता क्या है, नॉर्मली आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बाइकॉनकेव, इस तरह का राउंडेड स्ट्रक्चर है। तो वो आपको इस तरह की दिखाई देगी, बीच में से थोड़ी सी धसी हुई होगी, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होगा। और इस चेंजिंग की वजह से ये जो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है, ये बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी एक सिकल शेप स्ट्रक्चर के अंदर, एक सिकल शेप स्ट्रक्चर के अंदर। इसीलिए इस डिजीज को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना परसेंटेज यहाँ होता है हीमोग्लोबिन का, उतना परसेंटेज यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब चेंजेस क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे इनके अंदर। 2 टाइप के चेंज हमें देखने को मिलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ये चेंजेस कौन कौन से होंगे। सबसे पहला चेंज तो होगा स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लोबिन इज चेंज्ड। जो बीटा ग्लोबिन चेन थी हमारे पास, अभी हमने बनाए थे इस तरह से 7 स्ट्रक्चर बनाए थे। और 6th नंबर पे नॉर्मली हमें यहाँ मिलना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन इस ग्लूटामिक की जगह हमें यहाँ क्या मिल रहा है, वेलिन। तो पहला चेंज तो हो गया ये, स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लोबिन इज चेंज्ड। सेकंड क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी इज चेंज्ड। आरबीसी का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नॉर्मली आरबीसी का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको बाइकॉनकेव, लेकिन यहां आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सिकल शेप्ड। सिकल शेप स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई देगा। तो 2 चेंजेस आपको यहां दिखाई देंगे। ये चेंज होने के बाद में, पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद में, सबसे पहला तो बीटा ग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, ग्लोबिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। सेकंड जो है आरबीसी का जो स्ट्रक्चर था, जो बाइकॉनकेव था, बाइकॉनकेव ना होकर के वो भी यहाँ सिकल शेप हो जाएगा। अब सिकल शेप होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। नॉर्मली यहाँ ग्लोबिन की जो परसेंटेज, हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज है वो कम होगी इसके कंपैरिजन के अंदर। मतलब जो नॉर्मल आरबीसी है, उस नॉर्मल आरबीसी के कंपैरिजन के अंदर, इस सिकल शेप आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की परसेंटेज जो है वो कम रहेगी। तो नेचुरली इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें दिखाई देगी। नॉर्मली ये फटीक ज़्यादा आएगी इसके अंदर, मतलब थकावट बहुत ही जल्दी होगी इसके अंदर। ज़्यादा जो हार्डवर्क वाले, मतलब जिसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वो काम ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये काम करना स्टार्ट करेगा, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से वो काम जो है ये इजीली नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है।
और इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जरूरत रहती है हीमोग्लोबिन की। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके अंदर आरबीसी सिकल शेप्ड है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम के साथ ये यहाँ सर्वाइव करते हैं। तो 3 टाइप के कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वन बाय वन मैं इनको डिस्कस कर देता हूँ। 3 टाइप के कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दो जीन है, 1 पेयर ऑफ जीन है। HbA मान लीजिए ये वो जीन है जहां सिकल सेल एनीमिया जो है वो प्रेजेंट नहीं है, HbA। तो इस कंडीशन के अंदर ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है ये हेल्दी होंगे। सेकंड कंडीशन जो है वो होगी ये HbA एंड HbS। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, 50% आरबीसी जो है वो तो होंगी हेल्दी और 50% आरबीसी जो है वो होंगे सिकल शेप्ड। और थर्ड कंडीशन जो है वो होगी HbS एंड HbS। ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका टोटली जो आरबीसी है वो सिकल शेप का रहेगा। तो ये कुछ ही टाइम के बाद में डेड हो जाएंगे। इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही कम होगा। अब बात करते हैं इनकी। अब इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली 50% आरबीसी जो है इनकी सिकल शेप्ड है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो है वो कम होगा। नॉर्मली इनके अंदर जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको पहले बताई थी कि ज़्यादा हार्डवर्क ये नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा काम करने के बाद में ये थक जाएंगे क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक बेनिफिट रहता है इसके अंदर, क्या कि नॉर्मली एक डिजीज आती है मलेरिया, और मलेरिया का जो पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो है ये डिपेंड करता है अपनी लाइफ के लिए आरबीसी पर, क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है उसको ईट करता है, ये उसको खाता है। एडिबल जो मटेरियल है इसके लिए वो आरबीसी के अंदर मिलने वाला हीमोग्लोबिन है। तो सिकल शेप होने के कारण ये जो प्लाज्मोडियम है ये इस आरबीसी को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, और पेनिट्रेट ना करने की वजह से ये जो प्लाज्मोडियम है ये बिना फूड मटेरियल के यहीं डेड हो जाएंगे। तो जिन ह्यूमन बॉडीज के अंदर इस तरह की कंडीशन मिलती हैं वो एक तरह से तो सिकल शेप डिजीज इनके अंदर पाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये जो है ये इस मलेरिया के प्रति जो है ये रेजिस्टेंट रहेंगे। मतलब नेचुरली इनके अंदर मलेरिया से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो मिलेगी। तो इस तरह से 3 कंडीशन मिलेंगी आपको यहाँ सिकल सेल एनीमिया की। अब बात करते हैं कि एक जीन जो है वो किस तरह से मोर देन 1 कैरेक्टर जो है या 2 कैरेक्टर जो है उनको कंट्रोल करता है। तो आपने देखा कि एक चेंजिंग की वजह से भी जो ग्लूटामिक एसिड था, इस ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे पास वैलिन आ गया, और इस चेंजिंग की वजह से 2 कैरेक्टर हमारे सामने आए। नंबर 1, पहला तो जो ग्लोबिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, और सेकंड जो है वो आरबीसी का शेप चेंज हो गया। नॉर्मली एक जीन जो है, और थर्ड ये कि ये वाले जो ह्यूमन थे ये मलेरिया के प्रति जो है वो रेजिस्टेंट हो गए, मलेरिया से लड़ने में कैपेबल हो गए। तो इस तरह से मोर देन 1 कैरेक्टर जो है को एक सिंगल जीन जो है वो कंट्रोल करता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी, और जो जीन ये इफेक्ट शो करते हैं उन जीन्स को कहा जाता है प्लियोट्रोपिक जीन्स। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सेक्स डिटर्मिनेशन पे, जिसको हम स्टडी करेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।